क्या ये बात सही है कि कोविड के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो किया है? उनकी परमिशन के बिना आप काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन नहीं कर सकते हैं। डेस्टिनेशन प्लानर कैसे लोगों से अलग है? हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के घुमाया जाता है, वैसे ही हमारे गाइड उनका हाथ पकड़ के उनको घुमाते हैं। 2025 में ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी बदल रही है। लोग घूमने के प्रति ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपका बैग पैक करना होता है और हमारे साथ आपकी ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। सो मैम, जब आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? तो आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश बहुत करते हैं। लोग नहीं चाहते कि आप कहीं पे भी आगे बढ़े। तो हमने फर्स्ट अपनी जो ट्रिप की थी वो लॉस के साथ की थी। एक अच्छे टूर गाइड के अंदर कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए? हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। हमारे जो गाइड होते हैं वो एडवांस होते हैं। मुझे ना एक रूम ही आप प्रोवाइड करा दो, एक ही रूम में हम एडजस्ट कर लेंगे, आप केवल मैटर्स प्रोवाइड करा देना। बनारस में टोटल 84 घाट हैं, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? अगर आप बनारस गए हैं, बनारस का पान नहीं खाया तो क्या किया आपने? क्या कभी ऐसा हुआ कि पैसे की वजह से आपने किसी का प्लान कैंसिल कर दिया? तो मैं एम्प्लॉय रही हूँ, मैंने हर तरीके के इश्यूज़ जो होते हैं वो मैंने फेस किए हैं। आपने कंपनी स्टार्ट किया, उसमें आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? मुझे हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव ज़्यादा है, क्योंकि इंसान जब सीखता है तभी आगे बढ़ के अपना काम स्टार्ट करता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और प्रशु टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में जो आपको डेली रूटीन से बाहर निकाल के नए एक्सपीरियंस के साथ जोड़ती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ टूर एंड ट्रैवल्स के बारे में। और इस टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी मौजूद है जो एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी डेस्टिनेशन प्लानर की फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अर्चना यादव जी का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में। थैंक यू सो मच प्रशांत फॉर इनवाइटिंग मी हियर टू डिस्कस अबाउट माय बिजनेस रिगार्डिंग द टूर एंड ट्रैवल्स। मैम, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि टूर एंड ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करने का आइडिया आपको कहाँ से आया? अगर मैं टूर एंड ट्रैवल की बात करूँ तो जैसा कि मुझे घूमने का बहुत शौक रहा है, हमेशा से मैं ट्रैवल करती रही हूँ, अलग अलग लोकेशंस पे मैं गई हूँ, तो मुझे बहुत शौक रहा है। और उसके बाद 2 से 3 साल से मैं ट्रैवल कंपनी में ही वर्क कर रही हूँ। तो वर्क करते करते एक होता है ना, एक्सपीरियंस आपको अलग लेवल का हो जाता है। आप हर तरीके से आपको नॉलेज हो जाती है, आपको कहाँ पर कैसे किस तरह से सर्विस प्रोवाइड करनी है। मतलब इस लेवल पे नॉलेज गेन करने के बाद फिर यही होता है कि किसी कंपनी में वर्क करने से बेटर है क्यों ना मैं खुद का बिज़नेस स्टार्ट करूँ। तो इस वजह से मैंने सारा एक्सपीरियंस लेने के बाद, नई लोकेशन एक्सप्लोर करने के बाद फिर मैंने अपने टूर एंड ट्रैवल का ही डिसाइड किया। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप जॉब भी करती थी इस इंडस्ट्री में और आपको घूमना भी पसंद था, तो आपको ऐसा कौन सा पल वो लगा कि नहीं, अब मुझे ये बिज़नेस खुद के लिए करना चाहिए, अब खुद से मुझे अपनी कंपनी बनानी चाहिए? एक्चुअली मैं गई हुई थी वाराणसी। जी। वाराणसी का एक्सपीरियंस जो होता है, जैसा कहते हैं बाबा काशी विश्वनाथ की जगह है, वहाँ पे सारे धर्म मोक्ष कर्म सब वहीं पे मिलते हैं। जी। तो वहाँ पे जाने के बाद जो सुकून है ना, वो कहीं नहीं मिलता है। और वहाँ पे जिस लेवल से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, साउथ से हो गया और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। और लोगों को होता है ना कि मतलब आप कहीं पे भी घूम के जाएं, आपको जो सुकून मिलता है, जो मोक्ष मिलता है, जो कर्म धर्म सबको जोड़ता है, वो एक वाराणसी है। तो वाराणसी में हमारी ट्रिप चल रही थी, हम अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे। तो देखा वहाँ पे जो सुकून था, सुकून ऐसा था ना। और फिर उसी ट्रैवल में हम कर भी रहे थे, कंपनी में वर्क कर रहे थे। करते करते ऐसा हुआ कि जब इस नगरी में आए हैं, क्यों ना हम अपना बिज़नेस इसी नगरी से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टूर एंड ट्रैवल का जो भी बिज़नेस रहा है, सबसे पहले हमने फोकस ना वाराणसी को ही किया है। वाराणसी से ही हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। वाराणसी हमारा मेन डेस्टिनेशन है, तो लोगों को हम वाराणसी के लिए ज़्यादा सजेस्ट करते हैं। हमारा मेन सेक्टर ही वाराणसी है। ओके। डेस्टिनेशन प्लानर, आपने ये नाम क्यों चूज़ किया? एक्चुअली ना, लोग जो होते हैं ना, सपोज़ मैं ही घूमने जा रही हूँ तो माइंड में एक आता है ना कि डेस्टिनेशन कौन सी होनी चाहिए। डेस्टिनेशन वर्ड ही ये होता है जो हर लोकेशन को आपको कवर करता है, आप इंटरनेशनल जाएं या डोमेस्टिक जाएं। तो इस चीज़ को सोचते हुए हमने कहा क्यों ना हम कुछ ऐसा नाम रखें जो लोग माइंड में सोचे और उसी नाम को हम आगे लेकर जाएं। इस वजह से हमने द डेस्टिनेशन प्लानर को चूज़ किया। ओके मैम, जब आप किसी के लिए टूर एंड ट्रैवल प्लान करती हैं, जब आप किसी का ट्रिप प्लान करती हैं, तो उस टाइम पे डेस्टिनेशन प्लानर कैसे लोगों से अलग है? आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं एक पैकेज प्लान करने में?
फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं किस टाइप के लोग आ रहे हैं, डिपेंड करता है ग्रुप आ रहा है, सिंगल पर्सन आ रहा है, एडल्ट्स आ रहे हैं या सीनियर सिटीजन्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिक्वायरमेंट जानते हैं। सपोज़ हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें, अगर सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं तो उनके लिए हम सर्विस अलग तरीके से रखते हैं, क्योंकि हम एज अ सपोज़ हमारे पेरेंट्स ही कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें ऐसा होगा ना कि हम नहीं चाहेंगे हमारे पेरेंट्स जो हो किसी भी तरीके से किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करें किसी ट्रिप में जाके, वहाँ जाके उन्हें किसी भी तरीके का इशू हो, तो इस तरह का हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। सेम एज इट इज़ अगर किसी के सीनियर सिटीजन आ रहे हैं, वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, उन्होंने कहा हमारे पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं एज अ हम अपने पेरेंट्स की तरह ही उनको ट्रीट करते हैं, और उनको जो सर्विसेज देते हैं ना, ऐसी सर्विस देते हैं कि वो बार बार आएँ। तो हम उनके कंफर्ट जोन को देखते हुए उन्हें जो सर्विस देते हैं उसमें हम क्रूज़ हो गया जो कि कंफर्ट रहता है सीनियर सिटीजन्स के लिए, और गाइड्स होते हैं जो उनके साथ जा जाके उनको, मतलब ऐसा होता है ना जैसे एक छोटे बच्चे को हाथ पकड़ के घुमाया जाता है, वैसे ही हमारे गाइड उनका हाथ पकड़ के उनको घुमाते हैं। मतलब कोई ऐसी जगह नहीं होगी जिन्हें उन्हें किसी भी तरीके का इशू फेस करना पड़े। सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं टूर एंड मतलब कहीं पे अगर वो विजिट करने जाते हैं तो उनको मतलब आप किन किन बातों का ध्यान रखती हैं कि जैसे अगर कोई सीनियर पर्सन किसी मतलब कोई सीनियर सिटीजन अगर कोई उनका अगर आप प्लान कर रही हैं तो उनके लिए क्या कोई स्पेशल भी सुविधाएं प्रोवाइड करती हैं? सपोज़ सीनियर्स आते हैं तो उनको चलने में मतलब थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा वॉक नहीं कर सकते, उस केस में हम व्हील चेयर प्रोवाइड कराते हैं। सेकंड, अगर वो जैसे कार में बैठे हैं, कार में होता है ना थोड़ा सा कंफर्ट जोन मैटर करता है, सीट कंफर्टेबल होना चाहिए, लेग स्पेस होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम उसी के अकॉर्डिंग हम उनको कैब प्रोवाइड कराते हैं। गाइड भी हम इसीलिए देते हैं, सपोज़ वो वॉक कर रहे हैं, वॉक करते हुए वो जा रहे हैं। एक होता है वाराणसी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी लोकेशंस होती हैं गलियों में जाकर होती है, जगह जगह जाके उनको बहुत सारी चीज़ें रिक्शे वगैरह करने होते हैं। नॉर्मल पर्सन कहीं बाहर से आया वो नहीं कर पाएंगे, सपोज़ मैं ही गई तो मैं भी उस लेवल पे नहीं घूम पाऊंगी और मुझे बहुत इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए ना फर्स्ट ऑफ ऑल गाइड दे देते हैं, व्हील चेयर अरेंज करते हैं, और जो कैब वगैरह होती है वो हम इस लेवल पे प्रोवाइड कराते हैं कि उनको कंफर्ट को किसी भी तरीके का इशू ना हो। हम साथ में उनको होटल्स ऐसे देते हैं कि मतलब लिफ्ट्स तो हो, साथ में फर्स्ट फ्लोर पे हम चीज़ें अरेंजमेंट कराते हैं उनकी चीज़ों को देखते हुए, डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ इंक्लूड करा के हम पैकेज में प्रोवाइड कराते हैं। खाने की बात हुई, जैसे सीनियर सिटीजन की सबसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है खाने का। उनको क्योंकि उनकी एज हो चुकी है तो काफ़ी लोग काफ़ी मतलब बीमारियों से भी जूझते हैं, तो उनकी मतलब खाने का कैसे ध्यान रखती हैं? होटल्स के खाने तो फिर मतलब बहुत अच्छे नहीं होते हैं और हेल्थ के लिए भी, तो खाने का कैसे ध्यान रखती हैं उनके? एक्चुअली ना हमारा जो डिस्कशन होता है ना, हम पहले ही क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जान लेते हैं। सपोज सीनियर सिटीजन, सपोज हम साउथ से ही लोग आ रहे हैं, लोगों की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होती है वो साउथ का फूड, लाइक साउथ इंडियन हो गया, इस तरह की फूड प्रेफर ज़्यादा करते हैं। तो हम उनसे पहले रिक्वायरमेंट जान लेते हैं कि आप कैसा फूड दे चाहते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम होटल्स में हमारा टाई अप होता है, हम होटल में डिस्कशन करते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको ब्रेकफास्ट में ये आइटम्स होने चाहिए, और इवनिंग मतलब डिनर जो होता है डिनर में वो ये प्रेफर करेंगे। तो डे वाइज सपोज 3 नाइट 4 डेज़ का प्लान है, तो जिन होटल्स में होता है टाई अप होता है हम उनको ऑलरेडी अपडेट एडवांस में कर देते हैं, ताकि वो जब डिनर के लिए बैठे तो उन्हें किसी तरह का इशू ना हो, सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल मिले उन्हें। 2025 में ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी बदल रही है, लोग घूमने के प्रति ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? जैसा मैं अगर डेली रूटीन की बात करूं, आज की बिज़ी लाइफ में लोग इतने बिज़ी हो गए हैं, वो ट्रैवल करना तो चाहते हैं, उनके पास टाइम है, पैसा है, सब कुछ है, बट वो जो चीज़ें होती हैं ना वो मैनेज नहीं हो पाती। सपोज़ अगर उन्हें टाइम मिल गया, पैसे हैं उनके पास, तो कैसे शेड्यूल करना है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, उन्हें जाना तो होता है बट चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती, टाइम का इशू होता है। तो इस केस में ऐसा होता है ना, अगर वो डेस्टिनेशन प्लानर के थ्रू होता है, अगर आपने सोचा कि आपको यहाँ पे जाना है तो आप हमसे अगर कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम सारी चीज़ें अरेंजमेंट करके देते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना होता है, केवल आपका बैग पैक करना होता है और हमारे साथ आपकी ट्रिप स्टार्ट हो जाती है। क्या ये बात सही है कि कोविड के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो किया है? यार ट्रैवल इंडस्ट्री बहुत ग्रो की, क्योंकि पहले के टाइम पे अगर देखें लोगों को सोचना पड़ता था बहुत ज़्यादा, और बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ होती थी, कहने के लिए होती थी कि सर्विसेज दे रही है, बट उस लेवल की सर्विसेज नहीं मिल पाती थी। बट इस टाइम पे होता है कि लोग जैसे सपोज़ अगर हम बात करें तो पर्सन जाके अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें सेलेक्ट कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। तो जो ट्रिप में पहले जो इश्यूज़ होते थे वो आज के टाइम पे नहीं होते हैं, और सारी चीज़ों को आज की ट्रैवल कंपनियों में कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया कि हर कंपनी जो होती है ना वो देखना चाहती है कि जो हमारी सर्विसेज चल रही हैं, जो हमारे क्लाइंट्स चल रहे हैं, उनको किसी तरीके का इशू ना हो। इस तरह से बैक टू बैक ये जो ट्रैवल कंपनी आगे ग्रो करती ही जा रही है। ओके, जैसा कि आपने बताया कि आपको भी घूमना काफ़ी पसंद था,
तो आपका पहला एक्सपीरियंस कौन सा था और उससे आपने क्या क्या सीखा? जब आप पहली बार ट्रैवल करने के लिए गई, पहली बार जब आप घूमने गई, तो उससे आपको क्या क्या सीखने को मिला? ओके। इससे वैसे तो ट्रैवल मैंने बहुत सारी जगह किया था, मगर जब मैं फ़र्स्ट टाइम वाराणसी गई थी अपने ग्रुप के साथ, तो वाराणसी जो है ना एक फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या था जब आप पहली बार कहीं भी विजिट की, कहीं भी घूमने गई, उस टाइम का एक्सपीरियंस क्या था आपका? उस टाइम अगर मैं बात करूँ तो मुझे उस टाइम पे वो मेरा फ़र्स्ट था, मैं उदयपुर गई हुई थी, मुझे इतना ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं थी ट्रैवल के बारे में। ओके। तो मैं तो ऐसा हुआ ना कि मैं गई और वापस आ गई। चीज़ें इंजॉय की मैंने, लेक्स वगैरह थे उस पर, बोट वगैरह मैंने काफ़ी इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ट्रैवल का इंटरेस्ट मेरे में बहुत आया, तो जगह जगह मेरे को जाने का बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता था जाना। और अभी रिसेंटली मैंने ना, जब मैंने अपना टूर का बिज़नेस स्टार्ट किया, उस टाइम पे स्टार्ट किया या नहीं था, करने का सोच रहे थे, तो उस टाइम पे मैं अपने ग्रुप के साथ वाराणसी गई हुई थी। तो वाराणसी में जो मैंने देखा ना, वाराणसी में जो बाबा की नगरी है ना, बाबा की नगरी में आके जो लोगों को सुकून मिलता है, जो मोक्ष मिलता है ना, वो शायद कहीं नहीं मिलता है। वहाँ जब हम बोट पे जा रहे थे और चारों तरफ हमने चारों घाटों को देखा, सारे घाट को देखा, और वहाँ पे जो मतलब जो फील हुआ ना, वो शायद कहीं और नहीं फील होगा। इसलिए मैं बाबा की नगरी जो होती है, अगर मैं कहीं भी मुझे ज़िंदगी में कभी ट्रैवल करना हो तो मैं वाराणसी बार बार जाना चाहूँगी। आप वाराणसी को हो, काशी को हो या वाराणसी को हो, तीनों एक ही हैं, बट वहाँ जो सुकून है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। जी, आपने बताया कि जब आप बनारस घूमने गई थी, उसके बाद आपने अपना एजेंसी स्टार्ट किया। शो मैम, जब आपने अपना कंपनी स्टार्ट किया तो उस टाइम पे आपको कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करना पड़ा? देखिए, किसी भी बिज़नेस को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो चैलेंजेस तो बहुत सारे आते हैं। सबसे पहले तो पर्सन ही आ जाते हैं। अगर सपोज़ आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश बहुत करते हैं। लोग नहीं चाहते कि आप कहीं पे भी आगे बढ़ें। तो जैसे मैंने भी एक कंपनी से वर्किंग थी, कंपनी स्टार्ट की है, तो लोगों का कहना था कि नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएंगी, इनसे नहीं हो पाएगा, जब यहाँ नहीं होता है तो वो अपनी कंपनी में कैसे करेंगे। तो फिर मैंने इन सारी चीज़ों को देखा। फिर जब मैंने धीरे धीरे चीज़ों को करना स्टार्ट किया, कंपनी ट्रिप ही सपोज़ मैंने फ़र्स्ट ट्रिप ही मैंने जब की थी तो उसमें भी इशू आया हुआ था। इशू ही ऐसा था कि एक होता है ना, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं प्रॉफिट होता है, बट हमने यहाँ पे ऐसा सोचा था कि हमें पहले अपने क्लाइंट्स को बनाने, क्लाइंट को सर्विस देनी है। अगर हम सर्विस को ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस देंगे, तो सामने वाला अगर पर्सन है वो हमारे साथ कनेक्ट हो रहा है, तो उसे लगेगा अगर सर्विस हमारी अच्छी है तो वो बार बार आएगा। तो हमने फर्स्ट अपनी जो ट्रिप की थी वो लॉस के साथ की थी। या लॉस के साथ की थी, बट वो उससे जो हमें मिला था, जो क्लाइंट का फीडबैक मिला था, जो रिव्यू मिला था ना, वो बेस्ट था। पहला लॉस आज प्रॉफिटेबल हो गया है। एग्जैक्टली। एंड वही क्लाइंट हमारे पास वापस से आया और रिसेंटली अभी उसने दुबई की ट्रिप कंप्लीट की है। मैम, ट्रैवल में जो लोग घूमने जाते हैं उनको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, उसमें टूर गाइड का बड़ा रोल होता है। एक अच्छा टूर गाइड कैसे फाइंड करें? एक अच्छे टूर गाइड के अंदर कौन से क्वालिफिकेशन होने चाहिए? टूर गाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल टूर गाइड जो होना चाहिए ना, उसके पास नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज होगी, जब आपके पास नॉलेज होगी तभी हम दूसरों को घुमा पाएंगे। और वो टूर गाइड ऐसा होना चाहिए, उसने एक लोकेशन को कवर किया हो, उसने खुद एक्सप्लोर किया हो। सपोज़ मैं अगर जा रही हूँ, मेरे ही जो क्लाइंट आते हैं, मैं उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देती हूँ। सपोज़ मैं वाराणसी गई, वाराणसी मैंने खुद एक्सप्लोर किया। होटल्स अगर मैं दे रही हूँ तो मैं क्लाइंट को जो होटल्स दे रही हूँ उसमें पहले खुद जाके मैं स्टे करती हूँ। मैं सर्विस का एक्सपीरियंस लेती हूँ, कैसी सर्विस रही है, क्या रहा है। उसके बाद ही मैं क्लाइंट को सजेस्ट करती हूँ। और साथ में अगर कुछ इशू होता है, ऑन कॉल और ऐसे गाइड हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं ताकि क्लाइंट को इशू ना हो। हम 24/7 अवेलेबल रहते हैं। शायद कोई और इतनी सर्विस नहीं देगा, 24/7 अवेलेबल रहेगा, बट हम रहते हैं अवेलेबल ताकि क्लाइंट को किसी भी तरीके का इशू ना हो और वो बेस्ट सर्विस का एक्सपीरियंस ले हमारे साथ। ट्रैवल गाइड में क्या लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम होता है? सम टाइम कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो साउथ से आते हैं, कभी कुछ कन्नड़ा, तमिल। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कोई टूर गाइड प्रोवाइड कर दिया, उसको लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, नहीं घुमा पाया, फिर बाद में उनका एक्सपीरियंस ऐसा था कि उन्होंने बोला यार गाइड अच्छा नहीं था? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। हाँ, सम टाइम ऐसा होता है ना कि क्लाइंट कभी कभी होता है नहीं बताते नहीं है। सपोज़ हम अगर जैसे हमारे साथ उन्होंने पैकेज रन किया, उस टाइम पे वो हिंदी या इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर जब पूरा ग्रुप आया, हमने जैसे कंफर्म किया कि कुछ लैंग्वेज का कुछ ऐसा, तो उन्होंने उस टाइम पे नहीं बोला। बट वहाँ पे आए, वहाँ पे आने के बाद उनको ऐसा हुआ ना कि लैंग्वेज की इशू हो रहा है। 1-2 पर्सन हिंदी इंग्लिश समझ रहे हैं, बाकी जो अदर पर्सन है वो नहीं समझ रहे हैं। उस केस में अगर नहीं बताते तो हमारे जो गाइड होते हैं, अगर हिंदी के ही हैं या इंग्लिश के हमने प्रोवाइड किए, थोड़े से स्मार्ट होते हैं। अगर उन्हें सपोज़ नहीं भी आ रही तो आज के टाइम पे गूगल के थ्रू ही ट्रांसलेट करके वो उन चीज़ों को यूज़ करते हैं, थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करते हैं। अगर सपोज़ तमिल से है या कन्नड़ा, कोई भी लैंग्वेज है,
अगर वो हमें एडवांस में इन्फॉर्म कर देते हैं तो हम गाइड कन्नड़ा या तमिल में ही लगाते हैं, उसी लैंग्वेज की गाइड प्रेफर करते हैं। बट अगर इन्होंने नहीं हमें मतलब एडवांस में इन्फॉर्म किया तो उस केस में हमारे जो गाइड होते हैं वो एडवांस होते हैं, अपडेटेड होते हैं चीज़ों के साथ, तो वो उन अपडेटेड चीज़ों के साथ उस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करके उनकी हेल्प करते हैं और आगे गाइड करते हुए जाते हैं उनको। अगर किसी पर्सन के पास कम बजट है और वो एक ट्रैवल प्लान करना चाहता है तो वो कैसे कर सकता है? Definitely come to join the destination planner and we will provide the best service. Recently अगर मैं बात करूँ, अभी हमारी ट्रिप चल रही है, हमारे एक पर्सन हैं जो कि बैंगलोर से बिलोंग करते हैं, वो अभी आए हैं। उन्होंने कहा कि बस जस्ट स्टार्ट किया है उन्होंने, किसी कंपनी में वर्किंग है, वो अपनी फैमिली को, पेरेंट्स को लेकर आना चाहते हैं। बट उनका जो बजट है ना, बहुत एक नॉर्मल बजट जो होता है ना उससे भी लेस है उनका बजट। बट स्टिल हमने उनकी ट्रिप करवाई है और उनकी ट्रिप जो चल रही है ना, उनका एक्सपीरियंस जो है ना, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस है, वो बार बार आ रहे हैं। और वो चाह रहे हैं, उन्होंने इवन हमें बैक टू बैक क्लाइंट भी दिए हैं और अभी जो उन्होंने सर्विस हमसे एक्सपेक्ट की थी उससे भी ज़्यादा उनको सर्विस मिल गई है। तो इतने ज़्यादा वो हैप्पी है ना क्लाइंट कि मतलब अगर मैं रिव्यू के लिए बोलूँ तो वो रिव्यूज़ देने के लिए रेडी होंगे। अगर मैं उनसे कहते वीडियोज़ बनाने के लिए तो वो वीडियोज़ बनाने के लिए इतनी ज़्यादा वो क्लाइंट हैप्पी है ना कि वो बैक टू बैक आने के लिए रेडी रहेंगे। उनके पेरेंट्स को, मतलब एक होता है ना, अगर सपोज़ आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हैं तो पेरेंट्स का जो कम्फर्ट जोन होता है, अगर उस चीज़ को हमने ध्यान में रखते हुए चीज़ें अरेंज की हैं तो वहाँ पे फैमिली भी खुश होती है, बच्चे भी खुश होते हैं। तो यहाँ पे हमने वो चीज़ों को ध्यान में रखा है और हमने बहुत ही लेस बजट के साथ उनकी ट्रिप अरेंज की है और वो ट्रिप बहुत ही स्मूथली चल रही है और क्लाइंट वो जो हैं बहुत ही खुश हैं। यूथ के पास पैसे की बहुत प्रॉब्लम होती है, एक बैचलर्स के पास। अगर कोई बैचलर प्लान कर रहा है अपना ट्रिप, उसके लिए आप क्या अरेंज कराती हैं, कैसे उसके ट्रैवल को बेस्ट बनाती हैं? अगर मैं बात करूँ ना, बैचलर के लिए जाना होता है, अगर बॉयज़ का ग्रुप जा रहा है या फीमेल्स का ही ग्रुप जा रहा है तो उन्हें होता है ना, ऐसा होता है फैमिली जा रही है, 2 रूम्स की रिक्वायरमेंट होती है या सपोज जितने नंबर ऑफ पर्सन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग रूम्स की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर एक ग्रुप जा रहा है, फीमेल्स का जा रहा है या मेल का जा रहा है, उनका होता है ना कि मुझे ना बस चीज़ें एंजॉय करनी है, चीज़ें एंजॉय करने के साथ सपोज अगर होटल्स की बात करूँ, मुझे ना एक रूम ही आप प्रोवाइड करा दो, एक ही रूम में हम एडजस्ट कर लेंगे, आप केवल मैटर्स प्रोवाइड करा देना। तो इस केस में ये होता है ना कि हमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना होता है, बट उनकी रिक्वायरमेंट को हमने समझा, हमने गाड़ी लगा दी, हमने उन्हें। और बॉयज़ जो ग्रुप जाता है या फीमेल्स का जो ग्रुप जाता है, जो ऐसे बैचलर्स जाते हैं, वो चीज़ों को घूम घूम के ज़्यादा एंजॉय करना चाहते हैं। वो पर्सन नहीं चाहते, वो गाइड नहीं चाहते कि गाइड हमें दे। एक गाइड होता है ना, वो अपनी चीज़ें बताएगा, अपनी गाइडेंस जो होता है वो थोड़ा देगा कि ये लोकेशन ऐसी थी, ये लोकेशन ऐसी थी। बट बैचलर्स जो होते हैं ना, उनको खुद से एंजॉय करना होता है, खुद से एक्सप्लोर करना होता है। तो हम उनकी रिक्वायरमेंट को समझते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमने कैब दे दी, होटल्स दे दी, होटल्स में जैसे वो स्टे करना चाहते हैं वैसे स्टे प्रोवाइड करा दिया। और बाकी जो लोकेशन पर होती है, ऑन कॉल्स पर हम अवेलेबल रहते हैं 24/7। उन्हें कुछ इशू होता है तो हम सॉर्ट आउट करते हैं, बाकी हम बताते रहते हैं यहाँ पे आपको ऐसे करना है, यहाँ पे ऐसे करना है। तो वो उसी के साथ आगे बढ़ते रहते हैं और अपनी ट्रिप को ना जिस लोकेशन पे जहाँ जैसे घूमना का वो एंजॉय करते हुए घूमते हैं। किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होता है, जैसे वो एंजॉय करना चाहते हैं बैचलर्स की तरह वो एंजॉय कर सकते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ कि पैसे की वजह से आपने किसी का प्लान कैंसिल कर दिया? उसे घूमना था बट उसके पास बहुत कम बजट था, आपने उसका प्लान कैंसिल कर दिया, वो नहीं जा पाया घूमने, कभी ऐसा हुआ? अभी तक जो हमारी जर्नी स्टार्ट हुई ऐसा तो नहीं हुआ है। जिन्होंने लेस बजट में जाना है, हमने उन्हें भी अपना लॉस करके हमने दिया है। हमें क्लाइंट बनाने हैं, हमें सर्विस देनी है, हमें अपने बिजनेस को बहुत आगे तक लेके जाना है। तो हमने अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ। अगर इन फ्यूचर कभी होता है तो हम वहाँ पे चीज़ों को समझेंगे, जो बेस्ट हो सकेगा, उनके बजट में जो चीज़ें हो सकेंगी हम वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। ओके आप भी एक फ़ीमेल हैं और एक फ़ीमेल और सीनियर सिटीजन्स के लिए आपके पास कोई ऐसे प्रॉपर पैकेज है जो उनके लिए सबसे बेस्ट है? या अगर मैं फीमेल्स की बात करूं, फीमेल्स के लिए हमारे पास जो पैकेज होते हैं हम उसमें 30% ऑफ करके देते हैं। मेल के लिए नहीं है? मेल्स के लिए भी होते हैं। फीमेल्स का ग्रुप आएगा तो फीमेल्स के लिए, मेल्स का ग्रुप आएगा तो मेल्स के लिए। और यहाँ पे सीनियर सिटीजन्स होते हैं, फीमेल मेल, और इनकी कंपैरिजन में हम सीनियर सिटीजन्स को ज़्यादा देते हैं क्योंकि सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं ना, वो मतलब एक होता है ना कि लाइफ के लास्ट टाइम के एक्सपीरियंस ले रहे हो या फैमिली के साथ सब कुछ अपनी पूरी ज़िंदगी जीने के बाद जो कुछ टाइम होता है वो फैमिली के साथ एंजॉय करें या ट्रिप पे जा रहे हैं। तो हम सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल ऑफर ही देते हैं, 30% ऑफ देते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हम कुछ स्पेशल चीज़ें उन्हें प्रोवाइड कराते हैं जो शायद हम फीमेल्स या फिर बैचलरेट को नहीं देते होंगे, वो हम सीनियर सिटीजन्स को प्रोवाइड कराते हैं। ओके
अगर कोई सोलो ट्रिप करना चाहता है तो आप उसकी ट्रिप्स को कैसे प्लान करती हैं? ओके अगर सोलो है तो ऐसा होता है ना, हम कुछ डेट्स डिसाइड करेंगे, क्योंकि सोलो पर्सन अगर जाएगा तो उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इस केस में हम ये करेंगे कि जो सोलो पर्सन होगा हम 2-3 डेट डिसाइड करते हैं। बाकी अदर सोलो पर्सन होते हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं सेम डेस्टिनेशन को, तो हम सिंगल डेट डिसाइड करके उनको करते हैं कि मतलब ये डेट्स अवेलेबल हैं, इन डेट्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर वो उन डेट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, उस बजट्स के साथ कंफर्टेबल होते हैं, तो हम उस ग्रुप को मर्ज करके हम ग्रुप टूर निकाल देते हैं। ओके जैसा कि आपने बताया कि आपका फेवरेट प्लेस बनारस है, तो बनारस का सबसे फेवरेट फूड क्या है आपके लिए? बनारस का सबसे, अगर मैं बात करूँ तो वहाँ की अक्सर लक्ष्मी चाय की बात करूँ, ओके ब्रेड एंड बटर। मैंने कचौड़ी बहुत सुना है बनारस हाँ, का फेमस है। कचौड़ी बहुत टेस्टी है। अगर आप चाहो कचौड़ियाँ खाओ और साथ में क्या कहते हैं आप, क्या कहते हैं उसे, पालक की पकौड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें बहुत फेमस है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस लिया है। बनारस का पान हो गया, ये बहुत सारी फेमस चीज़ें हैं। जब आप बनारस तो ऑल्सो फेमस है, सिल्क मार्केट के लिए भी फेमस है। सिल्क की साड़ियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें वहाँ बहुत फेमस हैं। मतलब बनारस में लोग शॉपिंग भी कर सकते हैं? शॉपिंग भी कर सकते हैं। Okay. मतलब बनारस में अगर आप जाओगे ना, सिल्क के लिए बनारस फेमस है। और सिल्क के अगर आप सूट ले लो, साड़ियाँ ले लो, अगर कोई पर्सन बाहर से आया है ना, तो उसके लिए शॉपिंग करने के पर्पज़ से ना बहुत सारा ऑप्शन रहता है। आप किसी भी तरीके का मटेरियल लोगे सिल्क में ही अवेलेबल होता है। बनारस में टोटल 84 घाट हैं, उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है? देखिए 84 घाट जो है ना, सबकी अपनी अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बात करूँ 80 घाट, तो 80 घाट की अलग एक होती ना, लोगों ने जाके, जैसे सब हरिश्चंद्र घाट है उसकी एक अलग स्टोरी है, 80 घाट की एक अलग स्टोरी है। तो इन 84 घाटों की अलग अलग स्टोरियाँ हैं। सबने एक नाम दे दिया है 80 घाट, 84 घाट, 84 घाट जो है ना, सारे घाटों के नाम अलग अलग है। अगर मैं बात करूँ गंगा आरती, तो हर घाट का एक सुकून अलग होता है। आप किसी भी घाट पे बैठते हो तो अलग सुकून है। वाराणसी नगरी सुकून की नगरी है जी। तो अगर आप किसी घाट पे बैठते हो तो सुकून अलग मिलता है। और वहाँ की अगर फेमस आरतियों की बात करें तो दशाश्वमेध घाट फेमस है आरती के लिए। सबसे बेस्ट आरती जो होती है वो वहाँ पर होती है। और इसके अलावा बात करें नमो घाट, अभी रिसेंटली मोदी जी ने जाके रेनोवेट वहाँ पे उद्घाटन किया है, तो अभी वहाँ पे आरती स्टार्ट हुई है। तो अगर बोट से जाते हो तो आप 84 घाट पूरा मतलब साथ में घूम सकते हो, क्योंकि बोट से जाते हैं तो वहाँ पे जो बोट पर्सन होता है वो आपको सारे घाट पे ले जाकर वहाँ पे कुछ टाइम के लिए रोकता है और उसके बाद आपको सारे वहाँ की स्टोरीज सुनाता है। अगर आप पर्सनली खुद भी वॉक करके जा रहे हो तो आप सारे घाट एक टाइम पे नहीं एक्सप्लोर कर पाओगे, क्योंकि टाइम चाहिए होता है। 84 घाट्स मैटर करते हैं। तो उस टाइम पे आप केवल दशाश्वमेध घाट जाओगे, वहाँ की गंगा आरती आप इंजॉय करो। वहाँ पे आप जब बैठोगे, गंगा आरती देखोगे, फिर आप बहता हुआ पानी, ये सारी चीज़ें जब आप देखोगे ना, अब वो जो सुकून मिलता है ना, वो अलग ही है एकदम। आपके बनारस की हर गली, हर चीज़ आपको एक अलग लेवल का सुकून देती है। आपने बात किया गलियों का, बनारस की गलियां भी काफ़ी फेमस हैं। हाँ। उसकी क्या विशेषताएं हैं? तो वाराणसी की जो गलियाँ होती ना, गलियाँ अगर मैं बात करूँ, वहाँ चौक होता है। चौक से एक जो रास्ता जाता है धर्म की तरफ जाता है, एक कर्म की तरफ जाता है, एक अर्थ की तरफ जाता है, एक मोक्ष की तरफ जाता है। अगर मैं धर्म की बात करूँ तो आप काशी विश्वनाथ जाइए। काशी विश्वनाथ में आप जानते हैं सती और शिव ये दो प्रेम की नगरी ही है काशी विश्वनाथ जी जो वहाँ पे हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें, सारी गलियाँ एक तंग गलियाँ हैं, बट जो गलियों का सुकून है ना, आप जाओगे तो वो अलग है। तो इन गलियों में घूम घूम के आप सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अगर मार्केट के पर्पज़ से बात करूँ तो उन गलियों में आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं खाने की बात करूँ, उन्हीं गलियों में आप स्ट्रीट फूड वगैरह एंजॉय कर सकते हैं। लक्ष्मी चाय से स्टार्ट करूँ, अगर आप बनारस गए हैं, बनारस का पान नहीं खाया तो क्या किया आपने जी। और इसी के साथ आ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। ओके। और अगर इन्हीं सारी चीज़ों को करते हुए हमने पूरा मार्केट एक्सप्लोर कर लिया, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए। काशी विश्वनाथ में कहते हैं कि अगर आप आए हो, वहाँ पे काल भैरव जी हैं, उनकी परमिशन के बिना आप काशी विश्वनाथ जी के भी दर्शन नहीं कर सकते। उनके दर्शन के बाद ही आप काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी गलियाँ किसी न किसी तरीके से कर्म, मोक्ष, धर्म, इन सारी चीज़ों चारों को जोड़ती हैं। तो ये गलियाँ ही बनारस की फेमस गलियाँ जो हैं, आपको एक तरीके से बनारस के सुकून, बनारस के सारे अर्थ से आपको जोड़ती हैं। मैम, आप भी अपना एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी रन कर रही हैं, तो क्या इसके लिए कुछ प्रोफेशनल डिग्रियाँ भी होती हैं जो करना चाहिए? प्रोफेशनल डिग्रियाँ होती हैं, जैसे मैंने तो नहीं किया है, मैंने तो MBA किया है, बट हाँ एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने ना स्टार्टिंग में मैंने पहले जॉब की है,
मैंने ट्रैवल ही फील्ड में जॉब की है। जॉब करके मैंने एक्सपीरियंस लिया है। एक्सपीरियंस लेने के बाद मैंने कोई कोर्स नहीं किया है, मैंने ऑलरेडी MBA कर रखा था। MBA के थ्रू ही उसके बाद होता है ना, एक्सपीरियंस लेना होता है। आप जब एक्सपीरियंस ले लोगे उसके बाद ही आप किसी फील्ड में जाके वर्क कर सकते हो। तो मैंने अपनी जो भी था, मैंने MBA करने के बाद मैंने कंपनी ज्वाइन की। कंपनी ज्वाइन करके मैंने उसमें काम किया है कंपनी में। फिर मैंने एक्सपीरियंस लिया है। एक्सपीरियंस लेने के बाद फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है। और अगर सपोज़ कोई करना चाहता है तो आईटा कोर्स होते हैं जो कि टूर एंड ट्रैवल्स के लिए होते हैं, उससे करके लोगों को मतलब नॉलेज अच्छी हो सकती है। ज़रूरी नहीं। एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है? जैसे आपने एक्सपीरियंस लेकर के अपना टूर एंड ट्रैवल कंपनी स्टार्ट किया, एक्सपीरियंस का आपको बेनिफिट मिल रहा है? एक्सपीरियंस डेफिनेटली, क्योंकि अगर मैं एज अ एम्प्लॉय मैंने वर्क किया है तो मैं एम्प्लॉय रही हूँ, तो मैं आगे चल के अगर अभी मैं एक ओनर हूँ कंपनी की, तो मैंने जो एक्सपीरियंस एज अ एम्प्लॉय लेके होकर लिया है वो शायद मुझे, अगर मैं डायरेक्टली कंपनी स्टार्ट करके करती, मैं शायद एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट होती हैं, जो इश्यूज़ होते हैं, वो शायद मैं ना समझ पाती। अब मैंने एज अ एम्प्लॉय काम किया है। जब एम्प्लॉय वर्क करते हैं, क्या मैटर करता है, क्या नहीं करता है, वो सारी चीज़ें मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है। मैंने हर तरीके के इश्यूज़ जो होते हैं वो मैंने फ़ेस किए हैं। फ़ेस करने के बाद मैंने समझा है कि अगर आपके साथ जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं ना, आप उनको फैमिली की तरह ट्रीट करोगे तो वो भी आपके लिए उतना ही, सपोज़ अगर आपका डेडिकेटेड होंगे, अगर वो आप उनके साथ उस तरह से रहोगे, लॉयल रहोगे, चीज़ें उनको भी इम्पोर्टेंस दोगे, उनकी चीज़ें, उनकी फैमिली इश्यूज़ भी समझोगे, तो वो आपके लिए भी उतना लॉयल होकर वर्क करेंगे। जहाँ हम अगर सपोज़ मैटर करता है कुछ एक आवर्स के लिए वर्क करते हैं, अगर हम 9 to 6 वर्क कर रहे हैं, अगर आप उनकी चीज़ों को समझ रहे हो तो वो एम्प्लॉय आपके लिए ना 1 घंटा एक्स्ट्रा देकर वर्क करेंगे। वो चीज़ें आपकी समझेंगे, आपको उसी लेवल से काम करना पसंद, मतलब जो अभी तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने सपोज़ काम किया तो होता था कभी कंपनीज़ में उस तरह से एम्प्लॉयज़ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। एम्प्लॉयज़ से काम तो कराते थे, बट जिस तरह से सपोज़ जो एम्प्लॉयज़ जिस लेवल का होता था, जो एक्सपीरियंस होता था, एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो चीज़ें नहीं होती थी। मैंने यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय लेकर एक्सपीरियंस ले लिया, फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट किया। तो कंपनी में जो हमारे साथ जो एम्प्लॉयज़ कनेक्टेड होंगे ना, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि नहीं एज अ मतलब गुलामी करना जिसको कहते हैं ना, गुलामी नहीं कर रहे हैं, हम अपनी मर्ज़ी से काम कर रहे हैं। टाइम जितना है, टाइम आप अपना दो उसमें और काम करो एन्जॉयमेंट के साथ। मैं हार्ड वर्क में बिलीव करती हूँ, ना कि आप कितना टाइम दे रहे हो उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। मुझे हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क में बिलीव ज़्यादा है। मैम, कभी आपने अपने एम्प्लॉइयों के साथ कोई ट्रैवल प्लान किया? नहीं, अभी तक तो नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर करूँगी ज़रूर। क्योंकि जब मैं एम्प्लॉयज़ को लेके जाऊँगी, वो भी उसी चीज़ का एक्सपीरियंस लेंगे जो मैंने किया है, तो वो शायद उस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। अभी मुझे एक जस्ट क्वेश्चन याद आया कि इंडिया में ट्रैवल इंश्योरेंस का उतना ज़्यादा क्रेज़ नहीं है। बहुत ऐसे ट्रैवलर हैं जो प्रॉपर मतलब टूर एंड ट्रैवल्स करते रहते हैं, बट कभी वो ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते हैं। उनको आप क्या कहना चाहेंगी? ट्रैवल इंश्योरेंस अगर मैं बात करूँ तो कुछ लोग ट्रैवल इंश्योरेंस कराते हैं, कुछ लोग कहते हैं, देखिए अगर ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं थोड़ा बहुत तो कॉस्ट ऊपर नीचे होती है, तो कुछ लोग लेना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं लेना चाहते। मगर हाँ, अगर आप लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रैवल करते हो, उस टाइम में आपको कुछ हो जाता है, वैसे बेसिकली अगर हम ट्रैवल अरेंज कर रहे हैं, ट्रिप अरेंज कर रहे हैं, तो सारे चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं कि आपको कुछ किसी भी तरीके का इशू ना हो, बट कब क्या हो जाए ये हम कोई भी नहीं कह सकता है। तो इसलिए ट्रैवल इंश्योरेंस लेना ज़रूरी होता है। डेस्टिनेशन प्लानर अपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करने के लिए किस तरीके की मार्केटिंग करता है? जैसे कि अभी हमारी जो ट्रिप्स अभी तक हुई हैं ना, तो हमें स्पेशल कोई मार्केटिंग की नीड नहीं होती। हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं ना, सर्विस उन्हें अच्छी मिलती है, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है, तो वो बैक टू बैक वापस आते हैं। तो हमारा जो रहा है अभी तक परफॉर्मेंस बेस होता है, और वो पर्सन जो होते हैं वो बैक टू बैक खुद से ही आके हमसे कनेक्ट होकर आगे की अलग अलग डेस्टिनेशन की ट्रिप लेते हैं। तो अभी हमें मार्केटिंग की नीड नहीं होती। हमारे रेफरेंस से थ्रू ही क्लाइंट आते हैं, बैक टू बैक वही क्लाइंट सेम आके अलग अलग डेस्टिनेशन को कवर करते हैं। ओके, अभी आपको मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट नहीं है। आपकी कंपनी डेस्टिनेशन प्लानर कब और कैसे स्टार्ट हुई? डेस्टिनेशन प्लानर वैसे तो अगर मैं बात करूँ तो एक तरह से मेरा ड्रीम था कि ट्रैवल कंपनी को चलाना। मैंने जब काम करना स्टार्ट किया था, मैं जब जॉब ही कर रही थी, जॉब करते टाइम ही मुझे ऐसा था कि एक्सपीरियंस तो था ही मुझे, बट हाँ कई लोग होते हैं ना कि सपोज़ मैं जॉब कर रही हूँ, जॉब करते टाइम मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सोचा था, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो चुका था, तो मैं सोच रही थी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसा होता ना कि सपोज़ आप किसी कंपनी में वर्किंग होते हो,
तो वहाँ के जो लोग होते हैं ना, कंपनी के लोग होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई आपका एम्प्लॉय जो हो वो आगे जाके बढ़े और जाके दूसरे खुद का बिजनेस स्टार्ट करे। इवन मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है कि मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया था। मैं जहाँ वर्किंग थी वहाँ उस कंपनी ने बहुत सारी चीज़ें की ताकि मैं आगे ना बढ़ूँ और मेरी कंपनी आगे ना बढ़े। उन्होंने बहुत से तरीके अपनाए, बहुत तरीके से डिमीन किया, चीज़ों को किया कि मतलब जब आप डिसाइड कर लेते हो ना कि आपको करना है तो फिर कुछ भी हो जाए तो आप कर ही लेते हो। तो इस तरीके से मैंने काम करते करते मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की। कंपनी स्टार्ट करने के बाद ये डेस्टिनेशन प्लानर को आगे लेकर आए, इस लेवल पे आए और अभी हमारे पास बैक टू बैक बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो रेफरेंस बेसिस पे आते जाते हैं, जहाँ पे हमें शायद मार्केटिंग की नीड भी नहीं होती है। इतना अच्छा एक्सपीरियंस उनका रहा है, वो बैक टू बैक आ रहे हैं और हमारी कंपनी इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो मैं अगर बात करूँ, अगर सपोज़ मैं अगर कंपनी में एम्प्लॉय होकर काम करके मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया और आगे चल के कोई एम्प्लॉय मेरा है वो आगे चल के अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, जैसा कि आपने कहा कि आपका कोई एम्प्लॉय आगे चल के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो आप उसको क्या सपोर्ट करेंगी? बिकॉज आपको नहीं मिला सपोर्ट, बट क्या आप सपोर्ट करेंगी अपने एम्प्लॉयों को? देखिए, पहली बात तो आप किसी को रोक नहीं सकते हैं। अगर कोई कुछ करना चाहता है तो उसमें सपोर्ट करेंगे तो साथ शायद होता है हम आगे कोऑर्डिनेट करके साथ में चल सकते हैं। तो मैं तो अगर कोई एम्प्लॉय मेरा आगे बढ़ना चाहता है तो मैं उसको सपोर्ट करूँगी, क्योंकि इस आगे बढ़ने का सबको शौक होता है। अगर मैं एम्प्लॉय से यहाँ पे आई हूँ, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, प्रीवियस कंपनी में हमारा सपोर्ट नहीं किया, बट मैं ऐसा नहीं करूँगी। मेरी जो कंपनी के एम्प्लॉय होंगे उनको फुल फ्रीडम है कि आप वो हमारे साथ रहें, आगे चल के अपना बिजनेस स्टार्ट करें, हमसे लर्न करें, हम किसी को रोकेंगे नहीं, हमारी साइड से फुल सपोर्ट रहेगा। ओके। क्योंकि इंसान जब सीखता है तभी आगे बढ़ के अपना काम स्टार्ट करता है। मैंने भी वही किया है, तो मैं किसी को कैसे रोक सकती हूँ। आपने कंपनी स्टार्ट किया, उसमें आपका सबसे बुरा एक्सपीरियंस क्या रहा? अगर मैं अपने बुरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ऐसा है ना कि जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी तो मैं उस टाइम पे कंपनी में वर्किंग थी, एज अ एम्प्लॉय वर्क कर रही थी। मैं चाह रही थी मैं अपनी कंपनी को ना एक सही टाइम पे रिवील करूँ। ओके। बट कुछ चीज़ें ऐसी हुई, शायद जो होना होता है वो होके रहता है। तो जो चीज़ थी ना, मेरी कंपनी से एग्ज़िट करने से पहले लोगों को चीज़ों उस बारे में पता चल गई थी। तो कहीं ना कहीं ऐसा होता है ना, कंपनी के जो बॉस होते हैं, जो होते हैं, तो वो लोग आपको डिमीन करने की कोशिश करते हैं और उन लोगों ने बहुत तरीके से किया। एक तरीके से जिनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जिनको मैं बहुत मानती थी कि इस लेवल पे उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, उनसे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी। कहीं ना कहीं वही लोग मतलब मेरे अगेंस्ट बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, जो यहाँ कुछ नहीं कर पाया वो वहाँ क्या करेगा, ऐसे वर्ड्स आ रहे थे। मैंने बहुत कुछ सीखा था और मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी उन लोगों की, बट मैंने सोचा था आगे चल के मैं कभी ना कभी कनेक्ट ज़रूर करूँगी। बट जब मेरी कंपनी रिवील हुई, उस कंपनी में रहते हुए रिवील हो गई थी और लोगों ने जान लिया था कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया था, तो कहीं ना कहीं लोगों ने डिमीन करने के लिए बहुत बहुत कुछ किया। उन लोगों ने एक टाइम पे तो लीगल नोटिस हमारे घर पे भेजी। या लीगल नोटिस आई, फिर जब हमने डिसाइड कर लिया है हमें करना है, और जब हम होना लिखा ही ये जो चीज़ें, जो हमने चीज़ें पहले सोची थी कि बाद में ये चीज़ें ऐसे ऐसे करेंगे, एक सही टाइम पे हम कंपनी को रिवील करेंगे, बट नहीं हुआ। फैमिली का कैसा सपोर्ट था? फैमिली की बात करूँ तो फैमिली का सपोर्ट हमेशा से रहा है। फैमिली के सपोर्ट के साथ बात करूँ, एक होता है ना, फैमिली में सभी वर्किंग होते हैं, किसी ना किसी चीज़ में बिजी होते हैं, बट एक होता है ना, आपको एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो आपको बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से, सपोज़ मैंने अगर डिसाइड किया है तो मैं आगे लेके जाना चाहती हूँ, बट एक होता है ना, आप कोई ऐसा होना चाहिए पर्सन जो हाँ कहे कि तुम आगे बढ़ सकते हो, तुम करो, मैं हूँ पीछे। तो इसमें मेरा एक पर्सन और है, फैमिली ही है, तो उसने भी मेरा बहुत सपोर्ट किया है। तो आज जब भी जो भी हूँ मैं, तो कहीं ना कहीं वो हमेशा पीछे ही रहे, तो कहीं ना कहीं ये पूरा सपोर्ट ही था जो मैं यहाँ पे आई हूँ। जी, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा आपको अपना कंपनी स्टार्ट करके, और अभी आप करेंट टाइम में अपना एक सक्सेसफुल कंपनी रन कर रही हैं। सो बात करते हैं आपकी कंपनी के बारे में। तो आपकी कंपनी किन किन प्लेसेस पे टूर कराती है? अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूँ तो हमारी कंपनी जो है ना, हम डोमेस्टिक तो करते हैं, साथ में इंटरनेशनल भी करते हैं। डोमेस्टिक में हम सारी लोकेशंस कवर करते हैं। अगर आपको सपोज़ वाराणसी या अयोध्या प्रयागराज जाना है, हम वो भी करते हैं। आपको पहाड़ों पे घूमना है, हम पहाड़ों पे भी लेकर जाते हैं। हरिद्वार हो गया, मनाली हो गया, मसूरी हो गया, ये सारी लोकेशंस हम कवर करते हैं। साउथ की प्लेसेस भी कवर करते हैं। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल में भी जाते हैं। इंटरनेशनल में हम दुबई हो गया, मलेशिया हो गया, ये सिंगापुर हो गया, बाली हो गया, ये सारी लोकेशंस हम कवर करते हैं। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे जाना चाहते हैं। आप हमारे साथ कनेक्ट होइए, हम आपको किसी भी लोकेशन को कवर करा सकते हैं। आने वाले समय में ऐसा कोई लोकेशन आपके लिए है जो आप चाहती हैं कि अभी तक हमने नहीं किया, बट उस लोकेशंस को भी हम कवर करना चाहते हैं?
अभी डोमेस्टिक में बात करूँ तो डोमेस्टिक में तो हम सारी लोकेशन ही कवर करेंगे, बट हाँ इंटरनेशनल की बात करूँ, यूरोप वगैरह मैंने अभी नहीं किया है। आगे चल के मैं यूरोप वगैरह भी मतलब यूरोप भी स्टार्ट करूँगी, और जहाँ तक रहेंगे तो यूरोप को मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी स्टार्ट करने की कोशिश करूँगी। मैम, इस इंडस्ट्री में बहुत सारे फ्रॉड्स भी चल रहे हैं। आप इस इंडस्ट्री में अपनी कंपनी के थ्रू कौन सा बदलाव लाना चाहती हैं? देखिए आज के टाइम पे ना, सपोज़ आप गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं, आपको बहुत सारी कंपनियां मिल जाती हैं। जी जी। कंपनियों में लोग जाके क्वेरी करते हैं, क्वेरी करने के बाद सारी चीज़ें लेते हैं। लेने के बाद सपोज़ अगर आप गए हो, आपको पैकेज दिया गया, ये सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही। जब आप वहाँ पे पहुँचते हो तो वो सारी चीज़ें नहीं होती हैं। एक तरीके से फ्रॉड होता है एक तरह से, कि आपने अमाउंट ये पे किया, आपको सर्विस उस लेवल की नहीं मिल रही। तो डेस्टिनेशन प्लानर जो है ना, जो सर्विस देता है ना, सपोज़ हमने आपसे डिस्कशन किया है कि हम आपको ये सर्विस दे रहे हैं, इस बजट में दे रहे हैं, तो सर्विस से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। और एक होता है ना, सपोज़ आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ आ रहे हो तो ट्रस्ट इशू बहुत आता है जी। आप अगर ऑनलाइन गए हो, अगर मैं खुद भी जाती हूँ तो ऑनलाइन पे इशू थोड़ा सा रहता है कि ट्रस्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, हम उन क्लाइंट्स को कहते हैं कि आप आओ, आपको लग रहा है कि ट्रस्ट इशू है, हम पहली बात तो वेरीफाइड है। अगर आपको फिर भी लगता है आपको ट्रस्ट इशू आ रहा है, तो हम यहाँ पे ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं कि आप आते टाइम ना एक नॉर्मल टोकन अमाउंट देके आप अपनी बुकिंग करा सकते हो। उसके बाद जब आप आओ, सर्विस का एक्सपीरियंस ले लो फर्स्ट डे या सेकेंड डे, उसके बाद आप अपना पेमेंट करो, जिससे आपको भी ट्रस्ट इशू नहीं रहेगा और हमारी सर्विसेज भी आपको पता चल जाए कि हमने जो आपसे कहा है, जिस चीज़ की प्रॉमिस किए हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, उन चीज़ को हम एक्चुअल में कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे कभी ऐसा हुआ कि आपने जैसे बताया कि 1-2 दिन का एक्सपीरियंस लेने के बाद पेमेंट करो, कभी ऐसा हुआ कि एक एक्सपीरियंस लेने के बाद में किसी ने बोला नहीं मेरे को मज़ा नहीं आया, मेरा पैसा वापस कर दो? नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि क्लाइंट्स आते हैं, बट कभी कभी देखिए एक ही ग्रुप में आते हैं, बहुत टाइप के लोग होते हैं। सपोज़ अभी रिसेंटली हमारा एक ग्रुप आया हुआ था, वो तिरुपति से आए हुए थे। उन्होंने जैसा उन्होंने कहा था हमने सारी चीज़ें वैसे ही अरेंज की। अरेंज करने के बाद सपोज़ मैंने अगर गाइड लगाया हुआ है तो हम आपको एक साथ में लेकर जाएंगे। आप चाहो कि 2 लोग पहले जाएं, 2 लोग बाद में जाएं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता। आप किसी भी ट्रैवल कंपनी के साथ जाओगे तो वो सर्विस नहीं देगा, क्योंकि गाइड भी कहीं ना कहीं चार्ज करते हैं फुल डे के लिए। तो हमने उन्हें ऐसा किया कि उनको गाइड प्रोवाइड किया, तो उन्होंने क्या किया, वो पहले मॉर्निंग में चले गए, दो जो पार्टनर थे उनके पहले मॉर्निंग में चले गए। उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द फैमिली थी वो शाम को जा रही थी। तो इस तरह से अगर हम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने जा रहे हैं तो वहाँ बहुत लंबी लाइन लगती है। उन्होंने कहा हम पहले चले गए, उन्होंने ऐसे ऐसे किया, उसके बाद शाम को फिर ले गए। इस तरह से हमारा गाइड जो था वो भी परेशान हुआ था और वो भी परेशान हुए थे। अगर उन्होंने साथ में कर लिया होता तो सबका एक्सपीरियंस एक जैसा हो जाता। तो उस केस में उन्होंने कहा कि नहीं, हम शायद पेमेंट इतना नहीं करेंगे, इतना पेमेंट कर देंगे। इश्यूज़ आया हुआ था। तो हमने कहा सर ऐसा तो नहीं होता है, अगर हमने आपको कहा होता है कि हाँ आप इतना पेमेंट दे रहे हो, हम आपको सर्विस इस लेवल की दे रहे हैं, और आपको जब आप वहाँ आ जाते हैं हम नहीं देते आपको, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होता। तो फिर उन्होंने चीज़ें समझी, सारी चीज़ें एक्सपीरियंस लिया। एट द लास्ट डे उन्होंने पेमेंट कर दिया था। और उन्होंने दर्शन कराया आपने उनको दोबारा? हाँ डेफिनेटली। हमने देखिए हमारे लिए ना सर्विस मैटर करती है। हमारे जो क्लाइंट है वो हमारे लिए मैटर करते हैं। हम यहाँ पे अपना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, हम क्लाइंट का एक्सपीरियंस ख़राब नहीं होने देते। तो हमने उन्हें 2 बार दर्शन कराया, हमारे गाइड ने भी 2 बार जाके। बाद में उन्हें थोड़ा सा इशू हुआ तो हमने उन्हें समझाया कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो। उस चीज़ों को उन्होंने समझा, उन्होंने पेमेंट किया और उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। आपका सबसे ज़्यादा बुकिंग कौन से डेस्टिनेशन से आता है? जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि हमारा जो टूर एंड ट्रैवल स्टार्ट हुआ था, बाबा की नगरी में स्टार्ट हुआ था। बाबा की नगरी से हमारा बिजनेस आगे बढ़ा है। तो हमारा जो मेन लोकेशन है हमारा वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज। ऑफिस है आपका बनारस में? नहीं, अभी तो नहीं है, बट प्लान कर रहे हैं आगे चल के, बाबा की कृपा रही तो वहाँ पे भी ऑफिस हमारा होगा। डेस्टिनेशन प्लानर एक अच्छे लेवल पे है, बट आने वाले 5 सालों में आप अपनी इस कंपनी को किस लेवल पे देखना चाहती हैं? अगर मैं डेस्टिनेशन प्लानर की बात करूँ 5 साल बाद मैं ऐसे कहाँ देखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आने वाले टाइम में ना डेस्टिनेशन प्लानर एक अलग लेवल पे हो। इसकी एक चेन प्रॉपर्टी बन चुकी हो, जगह जगह हर सिटी में इसके ऑफिसेस हो। और मैं चाहूँगी कि आने वाले टाइम में ना हम इस डेस्टिनेशन की एक ब्रांच हम इंटरनेशनल मार्केट में भी ओपन करें, जहाँ से हम इंटरनेशनल को कवर करेंगे, ताकि हम वहाँ पे बैठ के इंटरनेशनल मार्केट में अपनी इंटरनेशनल कवर को स्ट्रॉन्ग कर सकें। डेस्टिनेशन प्लानर से अगर किसी सिटी का कोई होटल या कोई टूर गाइड या कोई भी जो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड कंपनियां होती हैं, अगर कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? अगर कोई
कोई होटल या टूर गाइड हमारी कंपनी के साथ जुड़ना चाहता है तो उसका तो स्वागत है पहली बात। और अगर हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हम एक होता है ना कि हमें उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के चलना होगा। वो हमारी कंपनी के साथ कनेक्ट होके हम जिस लेवल पे वर्क कर रहे हैं वो आप हमारे साथ जुड़ेंगे, और हमारे जैसे सपोज वो जहाँ से भी जुड़ना चाह रहे हैं उस सिटी में हम उनके साथ जुड़ेंगे। और हमारी जो मेन लोकेशंस हैं जैसे वाराणसी हो गया, अयोध्या हो गया, प्रयागराज हो गया, या आने वाले कमिंग डेज में जो हमारी और लोकेशंस हो गए उन लोकेशन पे हम उनको बेस्ट सर्विस देंगे। वो हमारी सर्विस को ले सकते हैं, फिर उन्हीं सर्विसेज को वो आगे प्रमोट करके वो अपना बिजनेस करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। लास्ट में आपके लिए यात्रा का असली मतलब क्या है? अगर मैं बात करूँ यात्रा का असली मतलब जो होता है ना, सुकून होता है। अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एकदम थक हार के एकदम होता है ना कि आप थक हार गए हो, आपको सुकून चाहिए होता है, तो आप ट्रिप प्लान करते हो। आप ट्रिप पे जाके आप सुकून से उस ट्रिप को एंजॉय कर सकते हो। तो मेरे लिए जो ट्रिप है ना, मेरी जो यात्रा का असली मतलब है वो मेरे लिए सुकून है। शो मैम, लास्ट में हम अगर हमारे दर्शकों में से कोई अभी इस टाइम पे घूमने का प्लान कर रहा है तो उसके लिए कोई टिप्स है? हाँ, अगर इस टाइम पे अगर प्लान कर रहे हैं, आपके दर्शक अगर प्लान कर रहे हैं, तो अगर आप ट्रिप पे जाना चाहते हो तो द डेस्टिनेशन प्लानर के थ्रू आप जुड़ के आप इस टाइम पे हमारा पीक सीज़न चलता है, आप पहाड़ों में जाके पहाड़ों की मैगी, पहाड़ों की चाय एंजॉय कर सकते हैं। पहाड़ों का सीज़न इस टाइम पे बहुत ज़्यादा है, तो हमारे जो कंपनी है द डेस्टिनेशन प्लानर जो है मनाली, मसूरी और बहुत सारे हिल एरियाज़ को प्रेजेंट कर रही है, तो आप वहाँ पे जाके पहाड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। तो अभी के लिए पीक सीज़न के टाइम पे पहाड़ों का सीज़न होता है, तो आप पहाड़ों को एंजॉय कर सकते हैं। हमारी ऑडियंस में से अगर कोई डेस्टिनेशन प्लानर के साथ जुड़ना चाहता है, डेस्टिनेशन प्लानर के थ्रू वो कोई ट्रिप प्लान करता है, तो उसके लिए क्या कोई बेस्ट ऑफर्स हैं इस टाइम के लिए? बिल्कुल, अगर द डेस्टिनेशन प्लानर से आपकी कोई भी ऑडियंस जुड़ती है तो हम उन्हें जो बेस्ट पीक सीज़न के अकॉर्डिंग जो बेस्ट होगा वो हम देंगे। हम उनके रिक्वायरमेंट को समझ के उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उनके पैकेज को कस्टमाइज़ करेंगे और उनको बेस्ट होटल, बस सर्विस के साथ हम सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ताकि आगे वो आके हमारे साथ बार बार जुड़े हमारी कंपनी के साथ। सो दोस्तों, बहुत अच्छा हमारा ये पॉडकास्ट हुआ आज का। इस पॉडकास्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और ट्रैवल्स के बारे में इतना डीप पॉडकास्ट आज तक हमने नहीं किया है। तो इसके थ्रू अगर आप कोई प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमना जाना चाहते हैं, तो डेस्टिनेशन प्लानर के साथ आप ज़रूर जुड़ सकते हैं। और मिलते हैं आपसे एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।